जो है वो सबकी सबमिट हो जानी चाहिए असाइनमेंट्स। मैम फाइन। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाई। ओके। मैम करवा देंगे इंशाल्लाह। जी जरूर। ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द बायोग्राफी ऑफ डीएच लॉरेंस, जो हमने कंटिन्यू ठीक है। अब वो ओपनली क्यों बात करते हैं सेक्सुअलिटी की, रिलेशनशिप की, लव रिलेशनशिप की? उन्होंने हेजिटेशन फील नहीं की, क्यों? अब क्या फिलॉसफी है, वो अपने थीम क्यों रखते हैं लव का? तो यहाँ पर मेंशन है लाइंस, मैंने आपकी नोट्स में नहीं है लेकिन मैंने इस नोट्स को बनाते वक्त वो मेंशन कर दी हैं। He wrote what the blood feels and believes and say it's always true. वो कहते हैं कि ब्लड जो भी फील करता है या जो भी उसका बिलीव है वो बिल्कुल ट्रू है। हमारे ब्लड के अंदर हमारी इमोशंस जो फीलिंग्स हैं जब अराउज होती हैं, मीन्स जब हमारे ब्लड को नीड होती है, ठीक है, हमें वो नीड फुलफिल कर लेनी चाहिए। ये हमारे ब्लड के अंदर चीज है, क्यों हम उस चीज को छुपाएं, क्यों हम चीज को अवॉइड करें? इसका मतलब कहने का था कि जब भी आपको जो है वो इस तरह की रिलेशनशिप की जरूरत पड़ी या आपने रिलेशनशिप बनाना हो जिसके साथ, तो उसमें एज लिमिट ऐसी चीज कुछ भी जो है आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको बना लेना चाहिए। ठीक है, वो कहते हैं कि क्योंकि ये इंसान के ब्लड में है और जो ब्लड के रिलेशंस हैं वो उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू अदर वन। ठीक है, वो इंटेलेक्चुअल को या वॉइस सिचुएशंस को या फिर कोई भी ऐसी बात को कम ही फोकस करते, वैल्यू नहीं देते थे, लेकिन वो ब्लड रिलेशंस को ज्यादा जो है, मतलब कि ब्लड के अंदर अगर आप लोगों की कोई ऐसी बात है, अगर आप लोगों के पास इनबोर्न एबिलिटी है, अगर इस तरह की कोई बात है और आप किसी भी एज में है, अगर कोई भी आपको रिलेशन बनाना है, किसी के साथ भी बनाना है, तो आप बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू डीएच लॉरेंस। ठीक है, वो इस चीज को वैल्यू देते थे, इसलिए उन्होंने लव सेक्स इस तरह के जो है वो नॉवेल्स के अंदर अपनी थीम रखी है। मैंने आपको बताया जब सन्स एंड लवर्स पढ़ेंगे तब आपको ये बात प्रोमिनेंट जो है वो हो जाएगी। उसमें उन्होंने थीम रखा है, उनकी मदर के साथ अपना वो रिलेशन बना लेते हैं, बिल्कुल उनकी क्या है, ऑटोबायोग्राफी है, अपनी लाइफ में भी इन्होंने ऐसा ही किया है। इनके ज्यादातर रिलेशन जो क्लोज रिलेशन है वो अपनी मदर के साथ था, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही था। ठीक है, आप ये कह सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है कि लॉरेंस की जो लाइफ है, डीएच लॉरेंस की जो लाइफ है आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 was marked with continuous and restless wandering। ठीक है, आपको पता है ये जो जितने भी 20th सेंचुरी के राइटर्स हैं ये सारे क्या हैं, ये वॉर की बात करते हैं, वॉर सिचुएशन से इन्होंने बहुत अच्छा जो है ना इनकी ऑब्जर्वेशन होती है। तो वॉर सिचुएशन से ये लोग गुजरे हुए होते हैं, इन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 2 की तमाम सिचुएशन को फेस किया होता है। और डीएच लॉरेंस की तो ट्रेवल्स भी बहुत ज्यादा है, इन्होंने जर्मनी, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड सब में विजिट किया है। तो वहां पर जितनी भी डिस्ट्रक्शन थी, जितना भी जो है वो एंजाइटी थी, वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से लोगों की डिसअपॉइंटमेंट थी, लोग जो है वो एक उम्मीद छोड़ गए थे, होपलेस हो गए थे। ठीक है, लोगों के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा था। ठीक है, और फिर क्या है कि इस चीज को पोर्ट्रेट बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं फिर ये 20th सेंचुरी के जो राइटर्स होते हैं, फिर बहुत अच्छी सी पिक्चर ये हमारे सामने पेश करते हैं। अब टी.एस. इलियट को इंशाल्लाह पढ़ेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर्स में, तो टी.एस. इलियट भी मॉडर्निटी पे बहुत बात करता है। उसने पूरी जो है वो लंदन की एक पिक्चर जो है वो हमारे सामने पेश कर दी वर्ल्ड वॉर के बाद, किस तरह से वो लोग जो है डिसअपॉइंट हो चुके हैं, किस तरह से लोग सेल्फ सेंटर्ड हो चुके हैं, किस तरह से लोगों के अंदर जो है वो करेज जो है वो नहीं दिखाई देती, हौसला नहीं है, ठीक है, हिम्मत नहीं रही। तो इस तरह की बातें वो डिस्कस करते हैं। बिल्कुल इसी तरह डीएच लॉरेंस जो है उन एस्पेक्ट्स को डिस्कस करता है जो
वॉर्स में वो देखता है, ठीक है? अब हम सोसाइटी मैंने आपको कहा सोसाइटी की बात करेगा, नेचर की बात करेगा डीएच लॉरेंस, ठीक है? सोसाइटी के अंदर जो चीज़ें उसने ऑब्ज़र्व की हैं, सब राइटर्स जो हैं वो अपनी एज के जो हैं वो प्लेयर होते हैं, ठीक है? अब अपनी एज को उन्होंने कैसे पोर्ट्रेट किया हमारे सामने, हम इसकी जब शॉर्ट स्टोरी इंशाल्लाह पढ़ेंगे, तब भी हम वहाँ डिस्कस कर लेंगे। वैसे भी इनसे आपसे मैं जब मेजर वर्क इनके डिस्कस करूँगी तब भी कर लूँगी कि ये थीम्स कौन-कौन से रखते हैं, कौन-कौन सी जो है इन्होंने क्या इन्होंने डिवाइस जो है वो आयरनी यूज़ की, कहाँ पर इन्होंने स्टायर किया है, ठीक है? आपको पता है ये सोसाइटी को स्टायर करेंगे, ठीक है? सोसाइटी के अंदर जो है क्या चल रहा है उस टाइम पीरियड में वर्ल्ड वॉर के बाद वॉर्स के बाद क्या सिचुएशन हो जाती है सोसाइटी की, वो चीज़ हमारे सामने पेश की है। तो ये चीज़ें जो हैं वो इसकी हमें पढ़ने को मिलती हैं। आपके सामने सिर्फ़ एक स्टोरी है इसकी, द मैन हू लव्ड आइसलैंड, जिसके अंदर वो नेचर की और सेक्स की बात करेगा, अलोफनेस की बात करेगा, तन्हाई की बात करेगा, एंग्ज़ायटी की बात करेगा, ठीक है? और इसी तरह ये अपनी नॉवेल्स में, अपनी शॉर्ट स्टोरीज़ में बातें करता है इस तरह की क्योंकि मैंने आपको बताया क्योंकि ये नेचर का लवर है, वर्ड्सवर्थ भी नेचर का लवर था और ये भी नेचर को प्रोमिनेंट करता है। लेकिन ज़्यादातर इसकी जो इसके साथ जो टर्म एसोसिएट होती है, वो होती है कि ये सेक्स रिलेशनशिप की बातें बहुत ज़्यादा करते हैं या फिर उसको ही प्रोमिनेंट थीम लेते हैं अपनी पोएम्स के अंदर और अपनी राइटिंग्स के अंदर, ठीक है? ओके, आपके सामने स्क्रीन विज़िबल हो रही होगी मेजर वर्क्स की। इसने बिल्कुल इसी तरह मैंने जिस तरह से इन्होंने लिखना शुरू किया, पब्लिश हुई इनकी पोएम्स सबसे पहले इन्होंने दी व्हाइट पीकॉक लिखा है 1911 में उसको पब्लिश किया गया। व्हाइट पीकॉक के बाद इनकी फर्स्ट ये राइटिंग थी, ठीक है? उसके बाद इन्होंने ट्रेसपैसर लिखा है, ठीक है? फिर इन्होंने सन्स एंड लवर लिखा है, ठीक है? सन 1913 में इन्होंने सन्स एंड लवर को लिखा है, ये बहुत ज़्यादा फेमस भी हुआ, बैंड भी हो गया। इसके अंदर उन्होंने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी है, वो शो की है, ठीक है? सन्स एंड लवर्स में। फिर उन्होंने रेनबो लिखा 1915 में, फिर वुमेन इन लव। फ़ौरन ही आपको पूछा जाए कि लॉरेंस का सीक्वल जो वर्क है वो कौन-सा है रेनबो के साथ? तो रेनबो के फ़ौरन बाद ही उन्होंने क्या लिखा? वुमेन इन लव ये सीक्वल है इसका द रेनबो का मीन्स सीक्वल होता है कि फ़ौरन से ही जो है उसी टाइम पीरियड में आपने रेनबो को पब्लिश किया, साथ ही जो है आपका दूसरा वर्क भी आ गया, ठीक है? वो क्या था? वुमेन इन लव। रेनबो में भी वो यही बातें करते हैं उन्होंने है सन्स एंड लवर्स की जो इनका फेमस नॉवल है ये, ठीक है? कब लिखा? तो ये सारे नॉवेल्स हैं उनके ये जो डिस्कस हुए हैं, ठीक है? द प्लूमेड ये प्लूम्ड सर्पेंट है और फिर लेडी चैटरलेस लवर ये भी बहुत इम्पोर्टेंट इनका जो एक था जिसमें लेडी चैटरले का जो है अपने हस्बैंड के साथ जो है वो रिलेशन बहुत ज़्यादा पुअर होता है। बिल्कुल इसने ये क्यों दिखाता है कभी हस्बैंड वाइफ के पुअर रिलेशन को, ठीक है, टेंस रिलेशन को, एंग्ज़ायटी को क्योंकि इनकी अपनी लाइफ जो है ना वो ऐसे ही गुज़री है। इन्होंने अपनी फैमिली को ऐसे ही देखा है, ठीक है? फिर इन्होंने वो चीज़ें कैसे इम्पैक्ट करती हैं बच्चों पे और कैसे ये शॉर्ट स्टोरी राइटर फिर हम अपने लव जो हमारी पोएम है, जो हम लोगों ने ये स्टोरी डील करनी है शॉर्ट स्टोरी उस पे बात करते हैं। क्योंकि आपको मैंने नोट्स दिए हुए हैं वहाँ पर वैसे भी पूछा जा सकता है डीएच लॉरेंस को एज़ अ शॉर्ट
कैसी शॉर्ट स्टोरी राइटिंग की, कैसी उनमें थीम रखे, किस बात पे फोकस किया है, ठीक है। लॉरेंस वर्क फ्रॉम द वॉर ऑनवर्ड ट्रेसेस हिज सर्च। वो क्या करते हैं कि जैसे उन्होंने वॉर सिचुएशन से गो थ्रू हुए में, तो अपनी जो मैंने आपको कहा था कि जो भी जिंदगी की जो छाप है राइटर्स की, वो उनके वर्क्स में हम लोग देख सकते हैं। अब डीएच लॉरेंस की जो लाइफ है या उनके एक्सपीरियंसेस हैं, उनके वॉर के एक्सपीरियंसेस हैं जितने भी, वो हम इनकी राइटिंग्स में देख सकते हैं। लॉरेंस यूज्ड ऑल दी लिटरेरी फॉर्म्स सक्सेसफुली। उन्होंने लिटरेरी फॉर्म्स को बहुत सक्सेसफुली यूज किया है अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए। आप लोग देखेंगे, मैं आपको पिक्चर शेयर कर दूं जो नेक्स्ट मैं पढ़ा रही हूँ आपको, ताकि आप इजीली जो है वो इसके बाद को देख सकें। जी, आपको जो मैंने आप देखिए स्क्रीन पे विजिबल हो रहे हैं, टीएच लॉरेंस एज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर। पहले आप लोगों ने पॉइंट्स मेंशन करने होते हैं, डायरेक्ट नहीं लिखने लग जाना। ये बिल्कुल वही पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको नोट्स दिए हुए हैं, ठीक है। नोट्स में क्या है, पहले टीएच लॉरेंस की बात बताइए कि वो वॉर को ऑनवर्ड लेके कैसे चलते हैं, उनकी जितनी भी एस्पेक्ट्स हैं वो डिस्कस करते हुए, ठीक है। फिर बात होती है लॉरेंस ने यूज की है लिटरेरी टर्म्स को, ठीक है, सक्सेसफुली। आप कह सकते हैं हम इसको डिस्कस भी करेंगे, लेकिन स्टोरी के बाद इन्होंने स्टायर किया है सोसाइटी पे, तो स्टायर की टर्म को बहुत अच्छे से इन्होंने आयरनी जो है वो यूज की है। तो इस तरह से ये यूज करते हैं इन टर्म्स को, लिटरेरी टर्म्स को, और अपने मैसेज को बहुत बखूबी जो है हम तक पहुंचा देते हैं। फिर इनकी बात आती है कलेक्शन की। नंबर ऑफ कलेक्शंस की बातें हुई हैं, तो आप लोगों ने उसमें से 3 कलेक्शंस ले लेनी है। जब आपको ये क्वेश्चन भी आ जाए कि डीएच लॉरेंस को एज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर ये क्या, क्योंकि आपने नॉवेल्स तो नहीं पढ़ने ना, आप लोगों ने अभी फिक्शन को टच किया है। फिक्शन इमेजिनेटरी वर्क होता है, जैसे इमेजिन करते हैं हम स्टोरीज को, फिर हम लिख देते हैं, ठीक है। ये जॉनरा है। पहले हमने पोएट्री को पढ़ा है, इस सेमेस्टर में मैंने आपको फिर बता दूं, हम लोगों ने कौन सा जॉनरा टच किया है, फिक्शन का जॉनरा, ठीक है। लिटरेचर में फिक्शन के अंदर जो है वो शॉर्ट स्टोरीज भी आती हैं, नोवेलास भी आते हैं, नॉवेल्स भी आते हैं, ठीक है। और आप लोगों ने क्या टच किया है अभी, सबसे पहले शॉर्ट स्टोरीज को, ठीक है। कुछ नोवेलास भी हैं, मीन्स जब शॉर्ट स्टोरी की लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाए वो नोवेलास बन जाते हैं। तो हमने जो वंस अपॉन अ टाइम है, एक हमारी टेल है, ये थोड़ी सी लेंथी है, इसके वर्ड्स ज्यादा हैं, तो ये नोवेलास में आती है, ठीक है। इस तरह से आपको पूछा जाए तो आप लोगों ने सब डेफिनेशन को अच्छे तरीके से करना है। नोवेला की डेफिनेशन भी, नॉवेल की डेफिनेशन भी, फिक्शन की डेफिनेशन भी, शॉर्ट स्टोरी की डेफिनेशन भी, और शॉर्ट स्टोरी की एलिमेंट्स, प्लॉट क्या होता है, कैरेक्टर्स क्या होते हैं, फिर प्लॉट कितने टाइप्स का होता है, कैरेक्टर्स कैसे कैसे होते हैं, कुछ फ्लैट कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ डायनामिक होते हैं, कुछ स्टैटिक होते हैं, इस तरह के कैरेक्टर्स जो है वो डिस्कस किए जाते हैं। तो ये चीजें मैं रिपीट इसलिए करवा रही हूँ, ये आपने स्किप नहीं करनी। ये आप, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो इंट्रोडक्शन टू शॉर्ट स्टोरीज है, इस वजह से हम लोगों ने फिक्शन में पहले शॉर्ट स्टोरी को पढ़ा है। जब लेंथ जो है 3000 वर्ड्स है, या आप कह रहे हैं 300 वर्ड्स हैं, 7000 वर्ड्स हैं, इस तरह के कुछ हैं, मीन्स लेंथ जितनी कम होगी, वर्ड्स जितने कम होंगे, वो शॉर्ट स्टोरी होगी। थोड़े से ज्यादा हो जाएंगे, फिर वो नोवेला बन जाएगा। अगर वो नंबर ऑफ बुक्स है, मतलब एक बुक है, उसके अंदर जो है वो 7000 से अबव वर्ड्स लिख दिए गए हैं, 15000 वर्ड्स लिख दिए गए हैं, इट्स मीन कि वो नॉवल बन गया है। कहानी लंबी हो गई है, कैरेक्टर ज्यादा हो गए हैं, ठीक है। तो और उसको एपिसोड्स में डाल दिया गया है, उसके पार्ट्स बना दिए गए हैं, इट्स मीन कि हमारी कहानी इतनी लंबी हो गई थी कि हमने उसको क्या कर दिया, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, वो फिर नॉवल का नाम उसको दे दिया जाता है। अभी आप लोग नॉवेल्स नहीं पढ़ रहे, तो अभी जस्ट आप लोग स्टोरीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने नोवेला भी पढ़ा है और शॉर्ट स्टोरी भी पढ़ी है, ठीक है। इस वजह से मैं कह रही हूँ कि फिक्शन के अंदर, तो यहाँ पर इसकी कलेक्शन है, तो आपने 5 स्टोरीज ले लेनी है, ठीक है। आपने कहना है कि इसने फलां टाइम पीरियड में ये स्टोरी लिखी है, ये स्टोरी लिखी है, और ये नॉवल लिखा है। कुछ 5 का जो है ना वो मिंगलिंग कर लें, 2 शॉर्ट स्टोरीज के नाम लिख दें, 3 जो है वो नॉवेल्स के नाम लिख दें, कुछ पोएम के नाम डाल दें। इस तरह से जब आप इसको शॉर्ट स्टोरी राइटर लिखेंगे, तो फिर आप लोगों को वो जो डिमांड होगी क्वेश्चन की, वो भी फुलफिल हो जाएगी। लेकिन डिस्कस क्या करना है इसमें, शॉर्ट स्टोरीज, ठीक है। आपने नाम तो मेंशन कर दिए ना नॉवेल्स के, अब इनका जो है ये व्हाइट पीकॉक, सन्स एंड लवर्स, ये नॉवेल्स हैं इसके, ठीक है। यहाँ पर देखें, हिज कलेक्शन दी वुमेन हु रॉड
अवे एंड अदर स्टोरीज पब्लिश इन 1928। 1928 में जो है इनकी कलेक्शन एक द वुमेन हु रोड अवे, ये कलेक्शन थी। इसके अंदर नंबर ऑफ पोएम्स और शॉर्ट स्टोरीज आती हैं जो इन्होंने पब्लिश करवाया वॉल्यूम। और फिर इन्होंने क्या कि इसमें 1928 में ये बात मेंशन कर दें आप, ठीक है। फिर आप लोग इसके कुछ स्टोरीज के नाम लिख दें, जैसे मैंने लिख दिए हैं द रॉकिंग हॉर्स, विनर, टू ब्लू बर्ड्स, द मैन हु लव्ड आइलैंड, ये हम लोग पढ़ेंगे, एंड थिंग्स, ग्लैड गॉस, फ्यूम्ड, सरपेंट एंड फैनी एंड एनी एटसेट्रा, ठीक है। पब्लिश इन डेट एरा, उस एरा में ये भी पब्लिश हुई, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, 5 जो है वो नेम्स मेंशन कर देने हैं। अब इसके अंदर शॉर्ट स्टोरी भी आ गई, ठीक है। इसके अंदर नॉवल की बात भी हो गई, ठीक है। इसकी और ये इस तरह से अब आप लोगों को हम मीन्स के आप लोग जो है मूव कर रहे हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। मैं इसका क्वेश्चन यही साथ में तैयार करवा रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। फिर आप लोगों ने नाम भी मेंशन कर लिए, इसका इंट्रो भी दे दिया कि लॉरेंस जो है वो ऑनवर्ड जो है वो वॉर के ट्रेसेस लेकर चलता है, इसकी सर्च में निकलता है। मीन्स वॉर की जितनी भी सिचुएशन होती है, एंजाइटी है, डिस्टर्बेंस है, वो इसके नॉवेल्स में या इसकी राइटिंग्स में देखी जा सकती है। फिर राइटिंग्स भी मेंशन कर दी। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, in his stories, Lawrence approaches emotionally extremities through a studied emphasis on the everyday reality of working class life। क्या है, बहुत ज्यादा इंतहा पसंदी जो है, मीन्स इमोशनली जो उस टाइम पीरियड का इमोशनली एक बैकग्राउंड था, ठीक है, एंजाइटीज थी। फिर क्या उन्होंने दिया, एवरीडे लाइफ की जो सिचुएशन थी उस टाइम पीरियड में, वर्किंग क्लास को, मिडिल क्लास को डिस्कस किया है अपनी राइटिंग्स के अंदर, ठीक है। आप लोग देखेंगे, अब जैसे इसकी स्टोरी शुरू होती है ना, कोई नॉवल होगा या कोई पोएम पढ़ेंगे आप लोग, तो हमेशा ये कहेगा कि वो मिडिल क्लास की फैमिली को, कभी मैंने तो अभी सन्स एंड लवर्स भी इसकी ऐसी स्टार्ट होती है, पोएम्स ऐसी लेगा कि मिडिल क्लास से बिलोंग करता है वो पर्सन, ठीक है। वो फैक्ट्री में काम कर रहा है, वो वर्कर भी है, कुछ इस तरह की बातें करता है। तो मिडिल क्लास को इसने क्या किया है, वहां से अपना सब्जेक्ट मैटर ले लिया है। क्योंकि आपको पता है वॉर सिचुएशन में एलीट क्लास को तो क्या नुकसान होता है, लेकिन जो मिडिल क्लास होती है, जो पुअर क्लास होती है, वो बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है, इन चीजों से। फिर वो क्या करता है, उन्होंने एक नेक्स्ट आप क्या करेंगे, एक इसकी शॉर्ट स्टोरी ले लेंगे। आप लोगों ने 3 शॉर्ट स्टोरीज को डिस्कस कर देना है। इसकी जब आप वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि लॉरेंस एज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर है, जाहिर सी बात है फिर आपको स्टोरीज भी तो डिस्कस करनी है ना इसकी। तो द मैन हू लव्ड आइलैंड वो तो हम लोग पढ़ रहे हैं, चलो उसको आप कर लेंगे, लेकिन उसके साथ आपने 2 और स्टोरीज जो हैं उसके थीम्स को डिस्कस करना होता है, समरी नहीं, जस्ट थीम, कि क्या थीम लिया है उसने इस स्टोरी में। अब मैंने यहाँ मेंशन किया है, नेक्स्ट पेज आपसे डिस्कस करती हूँ। सबने बहुत ही ब्लर जो है वो इसकी पिक्चर बना दी है। एनीवे मैं आपको अगेन जो है ये सेंड कर दूंगी पेज, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है इन ऑर्डर ऑफ क्रिजेंथेमस। क्रिजेंथेमस क्या होते हैं, क्रिजेंथेमम्स होते हैं गुले दाऊदी को कहते हैं, एक फूल होता है व्हाइट कलर का, ठीक है, उसको लिया गया है क्रिजेंथेमम। क्रिजेंथेमम जो है वो एक फूल है व्हाइट कलर का, उसकी खुशबू, उसकी अपीयरेंस को सिंबॉलिकली यहाँ पर इस पोएम में डिस्कस किया गया है। इसकी एक पोएम है ऑर्डर ऑफ क्रिजेंथेमम। क्रिजेंथेमम बोलते हैं, क्रिजेंथेमम गुले दाऊदी को एक व्हाइट कलर के फ्लावर को बोलते हैं। तो उसने वो फ्लावर की जो अपीयरेंस है, ठीक है, वो लेकर इस पोएम का टाइटल बना दिया है। अब टाइटल क्या सिग्निफिकेंस शो कर रहा है वो आपने जस्ट इसके अंदर डिस्कस करना है, या सुन लें, आपने थीम बस इसमें लिखना होता है। मैंने इसका थीम मेंशन कर दिया है जस्ट, क्योंकि इसके अंदर आप लोग जब पढ़ेंगे अपनी नोट्स में तो इसमें करेक्टर्स भी डिस्कस हुए हैं, तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। किसी को अगर करेक्टर्स याद हो जाते हैं, वेल एंड गुड, वो डिस्कस कर दे। अगर किसी को करेक्टर्स याद नहीं होते, कि आप लोग कोई रेफरेंस देने लगे हैं कोई स्टोरी का, तो आपको करेक्टर्स नहीं याद, जस्ट आपको थीम याद रहता है, तो आप लोग स्टोरी का जो है वो टाइटल मेंशन करेंगे, नेम मेंशन करेंगे, और फिर क्या करेंगे, उसकी थोड़ी सी सिग्निफिकेंस लिख दें, और उसके बाद उसका थीम लिख दें, ताकि आपको पता चले कि लॉरेंस ने क्या बात की है इसके अंदर। The damaging pattern of emotional interaction between husband and wife, mother and children is carefully channeled through the flower symbolism। अब इस फ्लावर के जरिए, उसने इस फ्लावर के जरिए जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, ठीक है,
और चिल्ड्रन के अंदर जो आप कह सकते हैं कॉम्प्लेक्सेस हैं, वो शेयर किए हैं हमसे। वो कहती है, अब यहाँ पर मैं थोड़ी-सी इसकी स्टोरी सुनाती हूँ आपको, आप ज़रा गौर से सुन लें, ताकि आपको याद रह जाए, ठीक है? अब यहाँ पर वो क्या ये थीम था इसका, मेन जो बात थी ना इसमें, वो डीएच लॉरेंस ने वो हमें क्या के अंदर रिलेशनशिप था, एक हस्बैंड एंड वाइफ के अंदर वो इतना वीक था कि कभी भी वो दोनों लव रिलेशनशिप में नहीं रहे। उसकी वजह से उनके बच्चों में भी ये चीज़ आ गई, ठीक है? तो यहाँ पर बच्चों का, मदर का, फादर का, एक फैमिली का जो रिलेशनशिप है, वो चैनल्ड हो गया है, ठीक है? किसके थ्रू? एक फ्लॉर के थ्रू चैनल किया गया है, आपको दिखाया गया है, आपको उसके समझाया गया है, कैसे? आप देखिए सिम्बॉलिकली ऐसे यूज़ किया है। ये स्टोरी स्टार्ट होती है कि एक हस्बैंड है, ठीक है? वो कोयल माइनर है। आप यहाँ इसमें भी देखेंगे कि उसने वर्किंग क्लास को टच किया है, ठीक है? वो कोयल माइनर पर्सन होता है, उसकी कोयले की कान में काम करता है, वो लेबरर होता है। वो लोग जिस बस्ती में, जिस विलेज में रह रहे होते हैं, उसमें सब लोग ही कोयल माइनर होते हैं, ठीक है? छोटे-छोटे घर बनाए हुए हैं सबने, तो वो वहाँ पर काम करता है और ये उसकी जो लेडी है, उसकी बीवी है, वो घर में बच्चों को सँभालती है और उसके 2 बच्चे हैं, जॉन और एनी, ठीक है? जॉन और एनी को जो है वो सर्व करती है और थर्ड उनका बेबी जो है वो अभी मतलब कि इस दुनिया में नहीं आया होता। इस तरह की सिचुएशन दिखाता है और फिर कहता है कि उसके फादर के जो क्रूअल एक्शंस हैं वो दिखाए गए हैं। उसने अपने गार्डन में छोटा-सा उसने गार्डन बनाया होता है जिसमें ये फूल जो है उन्होंने लगाए हुए होते हैं। वो कहती है कि जब भी मैं इसको देखती हूँ तो मुझे अपने बुरे रिलेशंस की बात याद आ जाती है। मीन्स कि हर वक़्त उसके हस्बैंड का ड्रिंक लेना, ठीक है, ड्रंकर था। वो कोई वहाँ से लेट आता था, पब चला जाता था और अपने पैसों को फ़िज़ूल में जो है उससे लेकर जो है वो किसमें हर वक़्त वेस्ट करता था। वही ये सिचुएशन थी। अब वो बहुत ज़्यादा तंग भी थी, उसको समझा भी नहीं सकती थी। तो इस तरह से एक दिन क्या होता है, वो वेट कर रही होती है चाय पे अपने हस्बैंड का और अपने बच्चों को कहती है कि आप लोग भी वो टेबल जो है वो सजा कर बैठे होते हैं। लेकिन उसका हस्बैंड नहीं आता, ठीक है? तो फिर उसको पता होता है कि मेरा हस्बैंड आज भी शायद पब चला गया है। वो घर में वो भी बिल्कुल जैसे उसके दोस्त हमेशा की तरह उसको उठा कर लाते हैं, वो वैसे ही लेकर आएँगे और उसके बटन होल में जैसे मतलब कि हमने शर्ट के जो बटन होते हैं, उसके आपने देखे हैं जो होल होता है, जिसमें बटन लगा हुआ होता है, उसमें वो फूल लगे हुए होंगे और फिर यही फूल लगा हुआ होगा जिसकी वो बात करती है क्रिसेंथेमम फूल लगा हुआ होगा और फिर मैं उसको जो है उठाऊँगी, फिर उसको क्लीन करूँगी, फिर उसको मतलब फिर रोज़ की सिचुएशन होगी। वो अपने बच्चों को चाय पिलाती है और वो बच्चे खेलने लग जाते हैं, वो रात का जो है वो खाना बनाती है, डिनर प्रिपेयर करते हैं, फिर वो लोग वेट करते हैं। फिर वो नहीं आता तो फिर वो यही सोचती है बातें, क्योंकि उनका रिलेशन कभी भी जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, उनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी, ये दिखाने की कोशिश की है। फिर वो नेक्स्ट मूव करते हैं कि डिनर भी वो लोग कर लेते हैं, वो बच्चों को सुला देती है। इतने में वो जो उनके नेबर्स होते हैं, उनके पास जाती है कि आप भी तो उनके साथ काम करते हैं। तो उसकी बीवी जो निकलती है, वो कहती है मेरे हस्बैंड भी आज पब चले गए हैं, तो मैं उनको बुला कर लाती हूँ, तो आपका जो है वो पता चल जाएगा कि आपके हस्बैंड कहाँ हैं। तो इतने में वो क्या करते हैं, वो बुला कर लाती है, तो वो कहता है कि वो कहीं भी मुझे नहीं नज़र आया। इतने में वो क्या करती है, लेडी क्या करती है, वो अपने घर चली जाती है और उसकी मदर इन लॉ आती हैं रोती हुई, वो थोड़ी-सी सिचुएशन बताती हैं कि मुझे कॉल आई थी कि जो मेरा बेटा है मीन्स उसका हस्बैंड जो है, वो कोयल मतलब कि जो माइनिंग थी, वो करते हुए ड्यूरिंग वर्क ही मतलब ड्यूरिंग टास्क वो कोई भी टास्क कंप्लीट नहीं कर पाया और उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है? मीन्स वहाँ पर कोई ऐसा एक्सीडेंट होता है माइन तो आपको पता है क्योंकि कोयले की खानों में कुछ भी हो सकता है ना, तो वो कोई ऐसा जो है वो इंसिडेंट होता है कोई और उसकी जो डेथ हो जाती है, ठीक है? वो इतना बताती है। अब उसकी लेडी जो होती है ना वो रोती नहीं है। वो कोई भी ऐसा एक्शन शो नहीं करती है, उसको कोई भी वो बहुत केयरलेस एटीट्यूड शो करती है वहाँ पर। ये लॉरेंस जो है वो बताता है केयरलेस एटीट्यूड क्या करती है, वो कहती है ठीक है, मैं जो लिविंग रूम है ना उसमें कारपेट हटा देती हूँ, आप उसकी बॉडी को लेकर आ रहे हैं तो मैं यहाँ पर उसकी बॉडी रख देती हूँ, ताकि मेरा कारपेट खराब ना हो जाए, मेरी चीज़ें खराब ना हो जाए। तो उसको इस चीज़ की फ़िक्र होती है। आप देख सकते हैं कि उनके रिलेशंस में इतना जो है उनका रिलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं था। उनका जो रिलेशनशिप का बॉन्ड था वो बहुत ज़्यादा वीक था। उसको ये केयर नहीं थी कि मेरे हस्बैंड जो है उस दुनिया से चले गए हैं। उसको ये टेंशन थी कि मेरी चीज़ें जो है उसकी आने की वज़ह से खराब ना हो जाएँ। एक ये एटीट्यूड शो करती है।
सेकंड क्या होता है, जो ये गार्डन का जो फूल होता है ना, उसने उस कुछ फूल्स जो है ना वो वाज़ में लगा कर रखे हुए होते हैं टेबल पे। जब उसकी डेड बॉडी को लेकर आते हैं, तो वो वाज़ टूट जाता है। वो वाज़ टूट जाता है। अब उसके टूटने की क्या वो सिग्निफिकेंस है, मीन्स आज उनका रिलेशनशिप क्या है, खत्म हो जाता है। वो रिलेशनशिप जो बहुत ही वीक था लाइफ में, जिसकी कोई इम्पोर्टेंस शायद नहीं थी, वो आज टूट जाता है, तो वाज़ क्या करता है, ये सिम्बॉलिकली वहाँ पर प्रेज़ेंट करता है। तो वो कहता है कि इस फ्लावर के थ्रू, जो फ्लावर उसको हमेशा ही बैड मेमोरीज़ के साथ था, वो कहती है कभी-कभी वो फूल तोड़कर जो है ना वो अपने उसमें लगा लेती है, जो उसने नैपकिन पहना होता है या एप्रन पहना हुआ होता है, तो बच्चे कहते भी हैं, "मम्मा आपको अच्छा नहीं लगता तो आप ये क्यों फूल" वो कहती हैं कि ये मुझे क्या है, ये वो मेमोरीज़ जो हैं वो मुझे मैं इससे मेमोराइज़ करती हूँ कि जो मेरी बहुत ही बुरी हैं, मुझे अपनी वो हर बात याद आती है इससे। तो ये जब भी मैं इसको देखती हूँ मुझे अपने हस्बैंड से भी नफ़रत होती है और वो अपने रिलेशन से भी नफ़रत होती है, ठीक है? थोड़ी मैंने आपको स्टोरी और समरी सुना दी है, ताकि आपके माइंड में रहे और आप लोग जो है वो इस स्टोरी को जब थीम लिखें तो आपको पता चल जाए कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन की बात डीएच लॉरेंस ने क्यों की है। ठीक है? आर यू लिसनिंग क्लास? यस मैम। जी, समझ आ रही है बेटा आपको? BS2? यस मैम। यस मैम, आ रही है। जी, अब एक ही इसकी एक स्टोरी थी जो मैंने डिस्कस कर ली, उसके बाद वो बात करता है इन अदर स्टोरी लॉरेंस यूज्ड स्मॉल इंसिडेंट टू शो अस द लाइव्स ऑफ देयर कैरेक्टर्स। अब इसी तरह वो अपने कैरेक्टर्स के थ्रू अपनी जो उसके माइंड की फिलॉसफी है, जो थिंकिंग है, वो हमसे शेयर कैसे करता है डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाकर, डिफरेंट स्टोरीज़ में डिफरेंट कैरेक्टर्स, फिर उनकी स्टोरी हमसे जब इंट्रोड्यूस करवाता है तो हमें पता चलता है डीएच लॉरेंस जो है वो किस चीज़ की बात कर रहे हैं। एक तो जो मैंने आपको कहा कि हमेशा मैन वुमेन रिलेशनशिप की बात करेंगे, एंग्ज़ायटी की बात करेंगे, पॉवर्टी की बात करेंगे, तो यहाँ पर भी पॉवर्टी शो हो रही है, ठीक है? फिर नेक्स्ट उनकी स्टोरी है डॉटर्स ऑफ विकर। विकर बोलना है इसको, विकर बोलते हैं पादरी की बेटी, या फिर आप कह सकते हैं इसको आयरॉनिकली या स्टायर किया गया है, ठीक है? इस तरह से सीन इस स्टोरी में वो किस चीज़ का सीन हमें देता है, सीन गिव्स अस अ विविड इंसाइट इनटू द डोमेस्टिक इकोनॉमी of this working class household and into the relationship between Mrs. Dorrance and 30-year-old एल्फ्रेड। यहाँ पर मिसेस डोरेंट है जो कि 30 साल, जो कि किसकी वाइफ है, 30 साल एल्फ्रेड की। यहाँ पर एक पर्सन है, एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है। यहाँ पर मिसेस का नाम है मिसेस डोरेंट और एक 30-year-old जो मेल है वो उनका नाम है एल्फ्रेड। इस तरह की इनकी कोई स्टोरी है और इनके बच्चे हैं। यहाँ पर जिस शो करना चाहता है वर्किंग क्लास हाउस होल्ड रिलेशनशिप को, डोमेस्टिक पुअर इकोनॉमी को, कि कैसे जो है वो बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स के लिए जब उनकी जो घर की जो हालात हैं बहुत पुअर हो जाते हैं तो कैसे बच्चे स्टेप लेते हैं, अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं और अपने हाउस होल्ड को जो है वो बेटर करते हैं, अपनी इकोनॉमी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बेटर करते हैं। तो ये चीज़, क्योंकि मैंने आपको कहा कि फाइनेंशियल कंडीशन इसकी भी बहुत पुअर थी, डीएच लॉरेंस की। तो वॉर की सिचुएशन के बाद लोग बहुत पुअर हो गए थे, ठीक है? उनकी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रॉन्ग नहीं रही थी, हर तरफ तबाही हो गई थी, ज़ाहिर-सी बात है फैक्ट्रीज़ जो हैं वो खत्म हो गई, इंडस्ट्रीज़ खत्म हो गई, उनकी जॉब्स खत्म हो गई, तो वर्किंग क्लास तो के पास तो यही एक सोर्स ऑफ अर्निंग होता है ना, तो वो सब कुछ खत्म होने वही इम्पैक्ट्स जो हैं वो इस स्टोरी के थ्रू हमें बताना चाहता है। तो आपने जस्ट इसमें यही लिख देना है यहाँ एल्फ्रेड तक। आपके जो नोट्स हैं उसके बाद इसमें उसकी कैरेक्टर्स और भी ज़्यादा लिखे हुए हैं, आपने बस यही फॉलो करने हैं कि स्टोरी में 2 स्टोरीज़ के रेफरेंस हो गए। एक ऊपर मैंने आपको क्रिस ज़ेंथम्स की स्टोरी की बात बताई है, वो थीम आपने शेयर करना है और डॉटर्स ऑफ विकार इसका थीम नीचे मेंशन मैंने कर दिया है कि ये जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसकी बात करते हैं, पुअर कंडीशन, हाउस होल्ड, इस तरह की बातें करते हैं। इसमें उसकी बेटी जो है वो क्या करती है, वो बाहर जो है वो जॉब करने के लिए निकलती है ताकि वो अपने घर को बेटर कंडीशन में ला सके, ठीक है? ये आपने थोड़ी-सी बात करनी है। इसके बाद आपने थर्ड रेफरेंस देना है अपनी स्टोरी का, जो आपकी अपनी स्टोरी है द मैन हू लव्ड आइलैंड। यहाँ पर मैं द मैन हू लव्ड आइलैंड की थोड़ी-सी आपको बात बता दूँ कि एक पर्सन है, ज़ैन ने शायद पढ़ ली है स्टोरीज़, उनको समझ आ रही होगी कि अब कौन-सी बात होने जा रही है। आप लोगों ने भी क्या करना है, आज आप लोगों का टास्क है, मीटिंग आप लोगों ने जॉइन करनी है बेटा 10 मिनट्स, और
आपने क्या करना है, समरी को रीड आउट करना है। जस्ट क्या करना है, आपने ओपन करनी है समरी। आपको मैंने जो ब्लैक एंड व्हाइट नोट्स दिए हैं वहां पर इसकी समरी मेंशन है, वहां पर समरी को आपने रीड आउट कर लेना है। आपको सिंपली एक पे वो ही पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगी। वैसे 3 टाइम्स डिस्कस हुई है, थीम्स में समरी डिस्कस होती है। आइलैंडर जो उसका कैरेक्टर है, जो मेन कैरेक्टर है जिसको हमने डिस्कस करना है, मिस्टर कार्ट भी कह सकते हैं या उसको कार्ट भी कह सकते हैं। ये उसका कुछ नेम है। एक ही हमारा जो इसमें प्रोटैगनिस्ट है वो एक ही है, उसको हमने याद रखना है। उसकी उसकी पर्सनैलिटी को आपने पढ़ लेना है, मीन्स कैरेक्टर स्केच को आपने रीड कर लेना है और स्टोरी की समरी पढ़ लेनी है। तो आपको बहुत इजीली खुद ब खुद समझ आ जाएगी, इसीलिए वो नोट्स आपको दिए थे। मैंने टेक्स्ट इसीलिए आपको नहीं दिया, टेक्स्ट होता है लेंथी, उसमें बहुत सी बातें जो है ना वो आइलैंड्स की डिस्कस हुई होती हैं, फिर वो मुश्किल हो जाती है कवर अप करना। ये जो नोट्स है इसमें आपको समरी पढ़ने के बाद, इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद क्लियर हो जाएगी कि बात क्या हो रही है। ठीक है, फिर हम इंशाल्लाह इसकी जो है इसको डिस्कशन में लाएंगे क्रिटिकली एप्रिसिएशन में। ओके गर्ल्स? Okay, ma'am. जी, अभी आप लोगों को जो है वो मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ एक, जिसमें जो है वो मैंने थोड़ा सी बात डिस्कस की है अपनी स्टोरी की। अब आप देखेंगे इसके मेजर थीम्स वाला पेज आ गया है। ये थीम्स वाला पेज मेजर वर्क्स का पेज आपके सामने ओपन है। इसमें मैंने देखिए नीचे मेंशन किया है द मैन हू लव आइलैंड्स। इसमें मैंने खुद से जो है ना वो ये जो स्टोरी है ना इसकी थोड़ा सा थीम और इसका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आपसे शेयर करने लगी हूँ। ठीक है, द मैन हू लव आइलैंड इज अ हंटिंग स्टोरी ऑफ अ मैन हु ट्राइज टू कंट्रोल हिज लाइफ बाय मेकिंग हिज own world ever smaller by moving to increasingly smaller islands. Each one proves to be beyond his ability to control either other people or his sexual desire, and finally the last one conquers him. ये स्टोरी नहीं है, ये क्या है, जैसे मैंने आपको पहले 2 स्टोरीज की थीम बताई है या पहले 2 स्टोरीज का आइडिया शेयर कर लिया है कि इस स्टोरी को बताने का एक शख्स है जिसको आइलैंड्स बहुत पसंद है। ठीक है, वो आइलैंड्स पे मूव कर रहा है। अब डीएच लॉरेंस ने के माइंड में क्या ऐसी बात है कि उन्होंने ऐसी स्टोरी हमें सुनाई है कि ऐसा शख्स है, उन्होंने 3 आइलैंड पे वो मूव करेगा। पहले आइलैंड पे रहता है, उसको पसंद नहीं आता, थोड़े अरसे बाद वो चेंज कर लेता है, फिर चेंज कर लेता है। 3 आइलैंड्स को वो अपनी लाइफ में मतलब चेंज करता है। क्या चीज डीएच लॉरेंस हमसे बात क्या शेयर करना चाहते हैं? डीएच लॉरेंस हमसे सेक्स और नेचर की बात शेयर करना चाहते हैं। मैंने आपको कहा है कि इनका प्रोमिनेंट थीम रहता है कि इंसान के अंदर जो डिजायर्स होती हैं, ठीक है, जो सेक्सुअल एबिलिटीज होती हैं, जो लव होता है या वो नेचर का लवर होता है या नेचर जो होती है वो कभी भी इनसे दूर नहीं रह सकता। इंसान कितनी भी कोशिश कर ले कि मैं अकेला रहूंगा। ठीक है, यहाँ पर देखें दी मैन हु लव्ड आइलैंड की बात हो रही है, इज अ हंटिंग स्टोरी है। ठीक है, क्या हंट करता है वो, किन चीजों को हंट करता है? अपनी डिजायर को, अपने सेल्फ कंट्रोल करना चाहता है और आइलैंड्स को। ठीक है, वो कहते हैं कि यहाँ पर वो एक अपनी दुनिया बनाना चाहता है कि वो इसकी ऐसी खूबसूरत दुनिया है जिसमें सिर्फ वो मूव करे। तो यहाँ पर उसका नाम कम मेंशन है, आइलैंडर के नेम से स्टोरी ज्यादा मूव करती है। जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है ना उसका नेम जो है वो एक ही टाइम में लिया गया है, वो आपने याद रखना है। जी, वो बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट है। आइलैंडर का नेम बच्चे क्या करते हैं, आइलैंडर आइलैंडर कहकर स्टोरी याद कर लेते हैं, थीम्स याद कर लेते हैं, लेकिन उसका नेम भूल जाते हैं। एक्चुअल जो नेम है उसका मिस्टर कार्थार्ड, आपने वो याद रखना है, वो आपकी स्टोरी में मेंशन है। वो जो नेम है वो शॉर्ट में पूछा जाता है आइलैंडर का एक्चुअल नेम क्या था, और एक उसके दोस्त हैं जिसके साथ वो हर बात शेयर करता है। ठीक है, वो आपने याद रखना है। आज आप लोग जाएंगे समरी रीड करेंगे तो आप लोगों को इंशाल्लाह दोनों चीजें मिल जाएंगी। अदरवाइज आपके पास नोट्स है ना,